घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो भारत है, आपकी, मेरी, हम सब की मैं बात करने वाला हूं। और शुरुआत करूंगा एक कहानी से। बचपन में आपने सबने ये कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन आज ये कहानी दोहराने की जरूरत पड़ गई है। कहानी क्या थी कि बच्चों को एक एक लकड़ी दी गई, एक लकड़ी की टहनी कह लीजिए, कि इसे तोड़ के दिखाओ। तो खटाक से तोड़ दी गई। फिर 2 लकड़ियां दी गई कि इन्हें तोड़ो, तो तोड़ा गया। थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगी लेकिन तोड़ दी। फिर 3 लकड़ियां दी गई कि इन्हें तोड़िए। थोड़ी और ताकत लगी लेकिन वो टूट गई। फिर लकड़ियों का एक गट्ठड़ या एक बंडल, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, वो दिया गया कि इसे तोड़ो। तो पूरी ताकत, शक्ति, सब कुछ लगा लिया, लेकिन लकड़ियों का वो बंडल नहीं टूटा। और इसमें आपको, मुझको, हम सबको पाठ पढ़ाया गया एकता का। और भारत, इंडिया दैट इज भारत, विविधताओं का देश है, अनेकताओं का देश है। और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जो हमारा संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, क्लॉज 1, वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघीय ढांचा है हमारा। और जितने संविधान के जानकार हैं वो कहते हैं कि हमारा संघीय ढांचा है, लेकिन इस ढांचे की धुरी वो केंद्र है। यानी कि वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन कैरेक्टर। संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए हैं। 71 साल 4 महीने। और जब 1947 में, 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी हमारा संविधान, 1947 में जब हम आजाद हुए, तो कहने को तो हम देश थे, लेकिन दरअसल इंडिया दैट इज भारत ने शक्ल अख्तियार की 1947 में ही। उससे पहले 560 से ऊपर राज्य रजवाड़े थे, प्रिंसिपैलिटीज थी, ब्रिटिश इंडिया था। अलग अलग इलाकों में हम बटे हुए थे, एका नहीं थी। और एकता दिलाई इस देश को, अहम भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उनकी मूर्ति, प्रतिमा हमने बनाई है। यह विशाल प्रतिमा पूरे देश को यूनिटी का पाठ पढ़ाती है। लेकिन आज सरदार पटेल की आत्मा भी तिलमिला रही होगी। जिस तरह से हम आपस में ही भिड़े हुए हैं, आपस में ही भिड़े हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम इंडिया दैट इज भारत हैं, बल्कि यह देश जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह दरअसल प्रदेश नहीं, यह भारत के भीतर ही एक पाकिस्तान भी है, एक बांग्लादेश भी है, एक नेपाल भी है, एक अफगानिस्तान भी है, एक ईरान भी है। जिस तरह से आपस में हर बात पर हम लड़ रहे हैं, केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव, जो तकरार, वो अप्रत्याशित लेवल्स तक पहुंच गया है।
हर बात पर लड़ाई हो रही है, हर बात पर। यह मुश्किल वक्त है, आपदा आफत काल है, ये संक्रमण काल है। ये 4 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। लेकिन पहले ऑक्सीजन पर लड़ाई, वेंटिलेटर्स पर लड़ाई। जी हमने तो दे दिए, राज्यों में पड़े हुए हैं, राज्य कहते हैं ये तो खराब थे, हमारे पास स्टाफ नहीं है। दवाइयों पर लड़ाई, किसके पास कितनी रेमडेसिविर है। ब्लड प्लाज्मा को लेकर लड़ाई, अब टीके पर लड़ाई। केंद्र कहता है हमने टीके दे दिए, बताई जाते हैं, आंकड़े बताए जाते हैं बाकायदा आकर कि इतने इस राज्य को दे दिए, इतने इस राज्य को दे दिए, यहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो राज्य झूठ बोल रहा है। राज्य कहते हैं केंद्र कोई सहयोग नहीं कर रहा है, हमने तो ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए। पता लगता है कि नहीं, केंद्र की भूमिका के बिना हमें टीके नहीं मिलेंगे। लेकिन आम आदमी को, आपको, मुझको क्या मिल रहा है इस लड़ाई में? हर कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग में लगा हुआ है, राजनीतिक नफे नुकसान में लगा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप के जरिए लड़ाई जीतने में लगा हुआ है। लेकिन यह लड़ाई किस बात की है? कभी आपने पॉज करके इस बारे में सोचा कि हम लड़ किस बात पर रहे हैं? लड़ाई इस कोरोना वायरस से है कि आपस में लड़ाई है? हमें एक साथ चलना है कि अलग अलग चलना है? और हर रोज एक ना एक नई कहानी, एक ना एक नया विवाद सामने आ जाता है। जब पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो एक अहम सूबा है महाराष्ट्र, वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं मैंने प्रधानमंत्री को फोन किया, उनसे बातचीत करनी थी, अपनी मांगे रखनी थी। तो बताया गया कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए हुए, लौटकर भी फोन नहीं किया। केंद्र और बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं सबसे ज्यादा संक्रमण तो महाराष्ट्र में है। उनकी लापरवाही, अव्यवस्था की वजह से वहां यह आलम है। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरी बात हुई प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री मन की बात करते रहे, काम की बात नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, कहने को पूरा राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरीज की श्रेणी में आता है दिल्ली, हर रोज कोई ना कोई बात पर लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करते हैं, उसे लाइव कर देते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उस पर लड़ाई चलती रहती है। आज भी वो लड़ाई जारी है। जी हमें इतनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, 3 हफ्तों तक दिल्ली हाई कोर्ट में यह लड़ाई चलती रही। अब ताजा लड़ाई केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच हो रही है। प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, जो यास तूफान आया वहां का जायजा लेने के लिए। आरोप लगाए गए कि मुख्यमंत्री वहां पहुंची ही नहीं, आधे घंटे की देरी से पहुंची, फिर वापस चली गई। यह तस्वीरें जारी की गई कि देखिए खाली पड़ी हुई थी कुर्सियां। ममता बनर्जी वापस आती हैं, वो पलटवार करती हैं कि नहीं जी, हेलीकॉप्टर लैंड होने की पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाई, हमें बाहर रखा गया, मुझे भी जायजा लेने के लिए जाना था, दीघा जाना था, तो हम गए, हमने अपनी बात कही, वापस आ गए। मेरे चीफ सेक्रेटरी को अब दिल्ली तलब कर लिया गया है, जबकि उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई थी। तो क्या हम संघीय ढांचे के तहत काम कर रहे हैं? क्या हम एक देश हैं? यह बहुत ही गंभीर सवाल हैं और तमाम राजनीतिक जमात को, तमाम सरकारों को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन्हें इस बारे में सोचना होगा। इस लड़ाई से आम आदमी को, आपको, मुझको क्या हासिल है? 2014 में 26 मई को
नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका एक बयान आज तक मेरे जहन से नहीं निकला है, आपकी भी याद ताजा करा दूं। उन्होंने तब कहा था, मैं एक टीम इंडिया बनाऊंगा। टीम इंडिया, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक देश। क्या हम टीम इंडिया हैं या ये अलग अलग टीम्स बन गई हैं? ये आईपीएल मैच चल रहे हैं क्या? इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन पॉलिटिकल लीग चल रही है। आईपीएल में वो तो एक मैच है, वो एक टूर्नामेंट है, एक इवेंट है, हार जीत होती है। पर देश आपस में लड़ेगा तो जीतेगा कैसे? और इसकी एक वानगी सुनवाता हूं मैं आपको। ममता और केंद्र के बीच में ताजा जो लड़ाई है उसकी एक वानगी दिखाता हूं। आज तक देश के लोकतंत्र के इतिहास में इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना बेहुदा काम किसी चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा एक देश के लोकप्रिय नेता, एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए जो व्यवहार था वो नहीं देखा है किसी ने। आपने जो अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसको ताक पे रख करके अहंकार और अराजकता का एक तमाशा किया, और उस तमाशा जनता देगी और उसका जवाब देगी। Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. One-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house. And you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं अहंकार और अराजकता का तमाशा चल रहा है। उन्होंने ये पश्चिम बंगाल पर आरोप लगाया है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं क्या पूरे देश पर भी साबित हो रही है? अहंकार अराजकता का तमाशा चल रहा है क्या इस वक्त देश में? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, केंद्र राज्यों में आर पार, संघीय ढांचा तार तार, और मुश्किल वक्त में कहां है टीम इंडिया? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, नौकरशाह रह चुकी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर रही हैं, अपराजिता सारंगी। मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारी खेल चुके हैं, लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, केसी त्यागी मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। और केसी त्यागी, आज मैं आपके साथ ही शुरू करता हूं। यह संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल जो है, मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। और इंडिया, दैट इज भारत, जिसकी परिकल्पना हम करके गए थे, जिसकी दुहाई हम देते हैं, क्या वो तार तार होता दिख रहा है आज की तारीख में? संदीप जी, मैं एनडीए के घटक का सदस्य हूं, लेकिन मैं बहस को निष्पक्ष बनाने का प्रयास करूंगा। हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने उस समय ऐसी कल्पनाएं नहीं की थी, ना ऐसी परिस्थितियां थी। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ठीक कहा, राज्यों के अंदर रियासतें थी और उनको इकट्ठा करना कोई मामूली काम नहीं था। इसलिए उस समय संविधान सभा में भी बहस हुई, प्री 47, 48, और तब एक केंद्र मजबूत होना चाहिए ताकि इन समस्याओं से निमट सके।
तो उस पर भी संविधान सभा में लंबी बहस के बाद ये हुआ। लेकिन जो कांग्रेस के उस समय मुख्यमंत्री थे, आप कल्पना कर सकते हो, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाबू श्री कृष्ण सिंह, रविशंकर शुक्ला, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कदकाठी में ज्यादा फर्क नहीं था। वो राज्यों को अतिरिक्त हिस्सेदारी मिले उसकी वकालत करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र बाबू, इन सब लोगों ने मिलकर के एक ऐसा संविधान बनाया। अब यह संकट पैदा कहां हुआ है, क्राइसिस बिल्डअप कब होता है? 1952 से लेके 1967 के बीच में कोई दुर्भावनापूर्ण घटना नहीं होती है, छोड़ करके केरला की EMS नंबूदिरीपाल सरकार को बर्खास्त करने की। उसका बहुमत था। वहां पे रिलीजन के नाम पे, वहां पे इंस्टीट्यूशंस के नाम पे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पे श्रीमती गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता थी और उन्होंने वहां की मेजोरिटी की पहली सरकार गैर कांग्रेसी उसको बर्खास्त कर दिया। 1967 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 67 में ही गवर्नर का रोल शुरू होता है, 67 में ही स्पीकर का रोल शुरू होता है और 67 के बाद ही राष्ट्रपति की भूमिकाओं पर भी सवाल उठते हैं। नहीं, पर मैं आज एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया केसी त्यागी जी, लेकिन मैं अभी गवर्नर और इन बातों पर नहीं आ रहा हूं या स्पीकर की भूमिका पर। सरकारिया कमीशन की भी बात कर सकते हैं। 83 में उसका गठन हुआ, 88 में रिपोर्ट दी, आपके सामने ही वो रिपोर्ट आई थी, पुंची साहब की भी रिपोर्ट आई, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैंने तस्वीरें दिखाई। आज सरदार पटेल भी तिलमिला रहे होंगे ना, परेशान हो रहे होंगे। आपस में जैसे हम लड़ रहे हैं, हम इंडिया दैट इज भारत की तरह बर्ताव हो रहा है क्या? और यह संकट काल है, 4 लाख लोगों की मौत हो गई और एक दूसरे पर लानत मलानत करने, स्टूडियो में डिबेट करने में हम मशगूल हैं कि स्टूडियो में डिबेट जीत जाएं। जी देखिए, आज हम जीत गए। बोलिए केसी त्यागी साहब। नहीं, उसी पर मैं संदीप जी आ रहा था, क्योंकि वहां पर जिस तरह का विवाद है उसमें गवर्नर की भी भूमिका है, उसमें राज्य का जो शक्तिशाली मुख्यमंत्री है उसकी भी भूमिका है। और इससे आपने ठीक कहा शुरू में, इससे बड़े बड़े क्राइसिस ये झेल चुका है। इसके अंदर ना कोई पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है, इसके अंदर ना नेपाल है, ना ईरान है, ये इंडिया है। और जब इस पे संकट आता है, समूचा इकट्ठा होता है, कहां इकट्ठा है, अटैक करता है, कहां इकट्ठा है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। तो इससे होगा इकट्ठा, संदीप जी, होगा इकट्ठा। आपको अन्नादुराई का याद है, डीएमके की सरकार बन गई, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि हम भारत से अलग होंगे। आपको खालिस्तान मूवमेंट याद है, वहां पंजाब में चुनाव हुए और मैं अपने मित्र अखिलेश जी की पार्टी के नेता को भी ट्रिब्यूट करना चाहता हूं। वहां कांग्रेस पार्टी हार गई। जब राजीव गांधी से प्रतिक्रिया पूछी गई, उन्होंने कहा यस, कांग्रेस पार्टी लॉस्ट बट द नेशन वॉन। तो इस भावनाओं से जब भारत उठता है, खालिस्तान के बाद इस तरह की परिस्थिति थी आंदोलन में, हमने देखी, आपने डीएमके का भी मूवमेंट देखा, तो इतिहास से कुछ नहीं सीखा हमने, पहले के देखे, इतिहास से कुछ सीखा है केसी त्यागी साहब? इतिहास ऐसे दौर पहले भी आ चुके हैं। ये इसी से तसल्ली कर ले, ऐसे दौर पहले भी आ चुके हैं। आपको बताऊं, 1990 में वीपी नहीं, तसल्ली नहीं करे, इसको ठीक करना चाहिए। और खास तौर से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब मानवता पर इतना बड़ा संकट हो, 1918 के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी हो, 1930 के बाद का सबसे बड़ा फाइनेंस क्राइसिस हो, उस समय सभी राजनीतिक दलों को भला करके राजनीति ना करने के बजाय एक यूनाइटेड नेशन के रूप में, यूनाइटेड इंडिया के रूप में एक्ट करना चाहिए। लेकिन अपराजिता, एक सेकंड, अपराजिता सारंगी, कहां है वो टीम इंडिया? प्रधानमंत्री मोदी जब वो प्रधानमंत्री बने तब टीम इंडिया की बात की थी ना, कि हम टीम इंडिया हैं। टीम इंडिया दिख रही है ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है? आप सबको मेरा नमस्कार। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आचरण देखें, उनका तौर तरीका देखें,
उनकी मनोवृत्ति को परखें और तब भारतीय जनता पार्टी पर या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। शुरू से कहते आ रहे हैं वो टीम इंडिया चाहते हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत काम भी किया है। किसी भी तरह की पक्षपात की नीति का अवलंबन न करते हुए बड़े से बड़े आह्वानों को उन्होंने हैंडल किया है और करते आ रहे हैं। अभी आप कोरोना को देखें या फिर आम्फान को देखें या फिर अभी जो यास हुआ उसे देखें। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि कल की यह घटना है। मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं, मैं भुवनेश्वर में हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां आए थे। यहीं पर उनका पहला फ्लाइट मेरे एयरपोर्ट पर, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ठहरा था। आने के पहले उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को, यहां के मुख्य शासन सचिव को और हम सबको उनके टूर प्रोग्राम भेजे और मुझे लगता है इसी तरह उन्होंने झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए भी किया होगा। टूर प्रोग्राम पहले आ जाता है, हम सब अवगत हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो औपचारिकता है उसका पालन हमें करना पड़ता है, करना चाहिए भी। मैं अपराजिता बीच में एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। ये मोदी ममता की लड़ाई पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं एक व्यापक सवाल उठा रहा हूं। केंद्र धुरी होता है। वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर, वी आर अ फेडरल पॉलिटी बट यूनिटरी इन कैरेक्टर। धुरी होती है केंद्र। और आज की तारीख में इस संकट काल में एक नहीं, ये ममता बनर्जी की बात नहीं है, हेमंत सोरेन की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो या उद्धव ठाकरे की बात हो, जितनी कश्मकश, जितनी रस्साकशी, आरोप प्रत्यारोप, मतलब आप आती हैं, आप बताती हैं ये राज्यों की गलती है, राज्य कहते हैं केंद्र की गलती है। पिस कौन रहा है? आम आदमी। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं कुछ तथ्य देना चाहती हूं। मुझे 30 सेकंड का बिल्कुल लीजिए ना। देखिए, कल ये घटना हुई है और एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी गृह मंत्रालय में जिसकी अध्यक्षता आदरणीय अमित शाह जी ने की थी और डिजास्टर मिटिगेशन के लिए जो पैसे देने थे, मैं आपको सबको बताना चाहती हूं कि इस घटना के बावजूद विशाल हृदय का परिचय देते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल 2,707 करोड़ 77 लाख रुपए पश्चिम बंगाल को दिए हैं आम्फान के लिए। आपका फर्ज है ना, संघीय ढांचे में आप पैसे नहीं देंगे क्या केंद्र को? केंद्र नहीं देगा राज्यों को? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, नहीं, हर चीज गाजे बाजे के साथ, हर चीज का परिचय है, हर चीज में आरोप प्रत्यारोप की बू आने लगती है। चिन्ह हर चीज पर मत लगाएं। मुझे लगता है हम सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर सबके साथ काम करना चाहते हैं और देखिए, हम चाहते हैं देश का हर एक व्यक्ति 138 करोड़ जनता खुशहाल रहे। इस दिशा में काम कहां है खुशहाल? हर चीज पर तो राजनीति हुई। अपराजिता, ऑक्सीजन को की उपलब्धता को लेकर, वेंटिलेटर दिए जाने को लेकर, अब टीकाकरण को लेकर, हर चीज में राजनीति हो रही है। ये केंद्र और राज्यों के बीच में ये फुटबॉल गेम, ये आईपीएल की सीरीज चल पड़ी है, ये पॉलिटिकल लीग हो गई है। आप केंद्र को दोष न दें। मैं दोनों को दोष दे रहा हूं। आपको क्यों लग रहा है मैं केंद्र को दे रहा हूं? मैं दोनों को दोष दे रहा हूं। केंद्र अपना काम कर रही है, केंद्र सारे मुख्यमंत्रियों को लेकर चलने की कोशिश कर रही है। देखिए, जहां तक ममता बनर्जी जी की बात है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऐसा करती रहती है, इनके चरित्र का यह पक्ष है। अहंकार भी है और परिपक्वता भी है। तो जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने फोन किया, फोन का कोई जवाब नहीं आया, बताया गया दौरे पर गए हुए हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं मन की बात की, काम की बात नहीं की। तो ये सारे विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं सब अहंकारी हैं। यही तो परेशानी है। इसमें पिस कौन रहा है? भी हो सकती है। देखिए, असुरक्षा की भावना भी हो सकती है। और दूसरी बात मैं कह दूं, आदरणीय ममता बनर्जी जी अखबार की सुर्खियों में रहना चाहती हैं। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनकी सफल कहानियों के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुनना चाहते थे और उन्होंने संघीय ढांचे को सम्मान देते हुए, सहकारी संघवाद को संवाद देते हुए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में यह करना चाहा, तो ये बिगड़ गई कि आदरणीय आप हार नहीं पचा पा रहे हैं क्या? बातचीत नहीं की। पश्चिम बंगाल की हार नहीं पचा पा रहे, इसका ये पहलू भी तो है। नहीं, अगर ऐसा रहता तो प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल जाते ही क्यों? भुवनेश्वर आते और भुवनेश्वर में समीक्षा करके चले जाते।
वो पश्चिम बंगाल गए थे क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति उनके मन में उत्तरदायित्व का बोध है। आप ठीक याद है, रखें, शांतनु हम सेन 138 यहाँ पर करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। अपराजिता सीधा आरोप लगा रही हैं, ममता बनर्जी इनसिक्योर हैं, अहंकारी हैं, सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है, तो ऐसे ही अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करती हैं। हेलो जी, आप क्या मैं सवाल सुनाई सुन दे पाए रहा मेरा? हूं? जी एम आई ऑडिबल? हाँ, आप ऑडिबल हैं, आपने मेरा सवाल सुना? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप जैसे शुरू किया, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज द मेजर कंसेप्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 2014 तक ठीक ठाक था, जब से ये भाजपा का सरकार बना और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब से ये फेडरलिज्म जो हमारा बेसिक एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फेडरलिज्म मर गया उस दिन। फेडरलिज्म का कोई वैल्यू, कोई कदर यहाँ पर नहीं है। मेरा सिंपल सी सवाल है, इसके पहले अम्फान का टाइम में जब नरेंद्र मोदी जी कल बंगाल में आए थे, उस टाइम वहां का जो एलओपी था हमारा बंगाल का, क्या उनको बुलाए थे? मेरा सेकेंड सवाल यह है, गुजरात में जब साइक्लोन हुआ था उनका अपना स्टेट में, उस टाइम जब नरेंद्र मोदी जी गए थे, क्या गुजरात का एलओपी को उन्होंने बुलाया थे? मेरा तीसरा सवाल यह है, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाने का बावजूद एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उनको द्वारा 1 घंटा उनको वेटिंग में रखा। मेरा चौथा सवाल यह है, अम्फान में जाके देखने का बाद एक लॉलीपॉप पकड़ा के चला गया, कोई हेल्प नहीं दिया। मेरा पांचवा सवाल यह है, ये साइक्लोन में जब दूसरा अगल बगल का स्टेट को ज्यादा फंड मिल रहा है, बंगाल में ज्यादा डैमेज होने का बाद भी बंगाल के लिए इतना कम क्यों? मेरा पांचवा सवाल यह है, बंगाल में अभी तक जो पैसे हम लोगों को मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा छठा सवाल यह है कि बंगाल से ऑक्सीजन लेके बाहर क्यों भेज दिया जा रहा है? मेरा सातवां सवाल यह है, गुजरात में उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, जबकि ममता बनर्जी यहाँ पर ऑफर किया कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बनाओ, यहाँ पर परमिशन क्यों नहीं दिया? इसका आंसर यही है, अभी ये चुनाव में इतनी बुरी तरह बंगाल का आदमी इन लोगों को जिस तरीके से रिजेक्शन कर दिया, दिल्ली पैसेंजर की तरह आके बंगाल में कोरोना फैला के 8 दफा चुनाव करने का बाद भी जिस बुरी तरीके से इन लोगों को बंगाल का आदमी रिजेक्शन कर दिया, इसलिए ये लोग इतना विंडिक्टिव हो आपने गया। 8 सवाल पूछे, अब मेरा बिल्कुल सरल सा सवाल है शांतनु सेन, ये क्या बंगाल और केंद्र की लड़ाई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई है? 8 सवाल आपने दाग दिए। कल प्रधानमंत्री उड़ीसा में उतरे थे, जैसा अपराजिता भी कह रही थी, नवीन पटनायक को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ये सवाल नहीं उठाए, ममता बनर्जी को ही क्यों दिक्कत होती है? ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को मिलकर लड़ना होगा। 100%, लेकिन यहाँ पर गार्जियन कौन है? गार्जियन तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो नवीन पटनायक को दिक्कत क्यों नहीं होती? सारी दिक्कतें ममता बनर्जी को क्यों होती हैं? मेरे को बोलने दीजिए। और ये अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई होता तो हमारा चीफ मिनिस्टर का आज का स्टेटमेंट शायद आपने सुना नहीं। हमारा चीफ मिनिस्टर बोला है, अगर प्रधानमंत्री का पैर पकड़ना पड़े हम वो भी पकड़ लेंगे, लेकिन हमारा बंगाल का साथ ऐसा खिलवाड़, बंगाल का आदमी का साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करो। पर मुझे ये बताइए, नवीन पटनायक को कोई दिक्कत नहीं होती, आपका पड़ोसी राज्य है, यास तूफान का दंश जो उड़ीसा ने भी झेला, नवीन पटनायक ने तो कोई शिकायत नहीं की। सॉरी, सुनाई नहीं दिया। नवीन पटनायक ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की, उड़ीसा से ही जायजा लेना शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कल। एलओपी को बुलाए थे क्या? एक बार पता कीजिए तो। एलओपी की लड़ाई है, ये नाक की लड़ाई चल रही है आपकी। उड़ीसा में एलओपी को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ एलओपी के चलते ही ये लड़ाई हो रही है, ये नाक की लड़ाई बनाई हुई है आपने। ये डबल स्टैंडर्ड गेम क्यों? अपना गुजरात में नहीं बुलाएंगे, उड़ीसा में नहीं बुलाएंगे, यहाँ पर पर्पसफुली क्यों ऐसे किया गया? इनका जवाब दीजिए। अपराजिता रिस्पॉन्ड करेंगी, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाना है मुझे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
उड़ीसा के एलओपी इसलिए नहीं गए क्योंकि वो एम्स भुवनेश्वर में कोविड की वजह से ट्रीटमेंट के अंदर हैं। ही इज अंडर ट्रीटमेंट। गुजरात के एलओपी, एम्स भुवनेश्वर, इसीलिए गुजरात के एलओपी नहीं गए। गुजरात और मैं ये पूछना चाहती हूं, गुजरात के एलओपी गुजरात में भी गए थे जब ताऊते आया था। मुझे ये समझाएं आप, हाँ, मुझे ये समझाएं आप, अगर एलओपी गए, एलओपी को तो उन्हें हर दिन असेंबली में झेलना है, तो इतनी असुरक्षा की नहीं गुजरात में क्यों नहीं बुलाया? मेरा सवाल बिल्कुल नहीं, उनकी असुरक्षा की बात मैंने पूछी शांतनु सेन से। मेरा सवाल यह है, गुजरात भी गए थे, गुजरात में नेता विपक्ष को बुलाया था। देखिए शांतनु सेन जी के साथ मेरे साथ मुझे एक प्रश्न करने दें। हाँ करिए ना, सवाल किए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 10 प्रश्न कीजिए, उन्होंने 8 किए, मैंने कहा ना कि पूछिए। मेरा सवाल यह है, गुजरात के नेता विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं सालों साल, और वो गुजरात का चप्पा चप्पा जानते हैं। अच्छा, वहां एलओपी की जरूरत नहीं है। बुलाया होगा, कोई कारण होगा। अच्छा। निश्चित तौर पर कोई कारण होगा, और इसीलिए नहीं बुलाया। और पहली बात। दूसरी बात, शांतनु जी के 8 सवालों के बाद मैं एक ही सवाल उनसे करना चाहती हूँ, इनकी मुख्यमंत्री के व्यवहार में इतनी वक्रता क्यों है? इनकी मुख्यमंत्री के व्यवहार में विनम्रता का अभाव क्यों है? सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर ये दे दे, मैं सारे 8 सवालों का उत्तर देने के लिए मौजूद हूं। शांतनु सेन, बोलिए, क्या सवाल क्या है? विनम्र क्यों नहीं हो सकती, पोलाइट क्यों नहीं हो सकती ममता बनर्जी? अभाव क्यों है, उसमें कमी क्यों है? ममता बनर्जी जैसा हम्बल लीडर आपको मिलेगी नहीं, इसलिए 1 घंटा वेट करने के बाद, प्राइम मिनिस्टर का परमिशन लेके रहने के बाद वो दूसरा प्री शेड्यूल प्रोग्राम में गई, जो बहुत पहले से उनका फिक्स था। इसके बावजूद आप पॉलिटिक्स देखिए, ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर। अरे आपकी पॉलिटिक्स में आम आदमी पिस रहा है ना, और मैं इसे मोदी ममता की लड़ाई में नहीं तब्दील करना चाहता हूं। सवाल कहीं बड़ा है अखिलेश प्रताप सिंह, यह मुश्किल वक्त है, सबको साथ होना चाहिए। हो क्या रहा है यहां पर कि देखिए, आज मैं जीत गया, आज ये और आरोप लग गए, हर रोज एक नया राजनीतिक विवाद। देखिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी दिल्ली में, तो विपक्ष के नेता, इनके जो सुषमा स्वराज जी, जेटली जी और तमाम लोग थे, वो यही कहते थे कि सबको लेके चलने की जिम्मेदारी, पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी, फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और केंद्र सरकार को ये भूमिका निभानी चाहिए, और केंद्र सरकारी भूमिका निभाती। लेकिन 2014 के बाद विचारधारा का फर्क होता है। जिस विचारधारा के, आरएसएस की विचारधारा का नेतृत्व जब आया, जहां पे न लोकतंत्र में आस्था है और न फेडरल स्ट्रक्चर में आस्था है। ये नहीं कि सिर्फ सरकार के लोकतंत्र में, अपनी पार्टी के अंदर, अपने कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के साथियों के साथ भी जिस प्रधानमंत्री को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों में आस्था नहीं है, वहां पे भी उनको लोकतांत्रिक अधिकार प्रदत्त नहीं है, उस प्रधानमंत्री ने आते ही, मैं उत्तराखंड से शुरू कर रहा हूं, चुनी हुई सरकारों को, मेजॉरिटी की सरकारों को किस तरह से डिस्टेबल करना, विधायकों को तोड़वाना, गिराना। उत्तराखंड आप ही से तो सीखा। 356 का कितनी बार इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकारों ने। आप 356 लगा के सरकार बर्खास्त कर दीजिए। अच्छा, 356 लगाकर सरकार बर्खास्त करना जायज है? देखिए सुनिए, आपको अधिकार है, आप कारण बता के कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरह से संविधान को आपको जस्टिफिकेशन देना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी अब देना होगा, लेकिन जिस तरह से संविधान को तोड़ मड़ोड़ करके आप संवैधानिक, अगर आपको चुन के नहीं जनता भेजेगी तो आप लूट लेंगे, लूट के नहीं बना पाएंगे तो राज्यपाल के थ्रू गिरा देंगे, राज्यपाल से नहीं तो खरीद के गिरा देंगे, फिर स्पीकर के थ्रू गिरा देंगे। क्या किया इन्होंने? लगभग 10 प्रदेशों में क्या किया? जो इनके साथ नहीं है वो देशद्रोही है, उसे बर्दाश्त नहीं करना है। जो इनसे असहमत हो, चाहे वो इनके साथी हो, चाहे अपोनेंट पार्टी हो, चाहे मीडिया का हो, जो भी वर्ग हो, इनके विचारधारा से इनसे असहमत हो, वो सब देशद्रोही हैं, मुकदमे झेलें, कोर्ट में जाएं, जेल जाएं, पकड़े जाएं, मारे जाएं, सब कुछ होगा। यही प्रचलन मोदी जी के आने के बाद 1975 में इमरजेंसी तो लगी ही नहीं थी, केसी त्यागी भी जेल में गए थे, ना इमरजेंसी लगी, ना 356 का इस्तेमाल हुआ। मैं ये देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। देखिए अभी ये काजल की कोठरी है अखिलेश बाबू। आप सुनिए, हर चीज का जवाब देने को तैयार, हर चीज पे
का एक संवैधानिक पहलू है। आप किसी एक चीज को दूसरे चीज से जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं सब चीजों को जस्टिफाई कर सकता हूं, लेकिन एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफिकेशन देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं दे सकता हूं। क्या मोदी जी कितने बार मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी बड़ी बैठकों में आए, और आए भी तो निकल के तुरंत आधे मीटिंग छोड़ के बाहर प्रेस को ब्रीफ किया। क्या क्या ब्रीफ किया? आपके पास सारे रिकॉर्डिंग है, सुनाइए। क्यों? ममता बनर्जी ने साफ साफ आज बोला कि मैंने प्रधानमंत्री से 3 बार इजाजत लेकर के मैं गई। क्यों उनके साथ फिर इस तरह का व्यवहार किया गया? क्यों इस तरह की फोटो बताई गई, दिखाया गया और कहा गया? जो आपसे इजाजत लेके जा रहे हैं। मेरा जो मूल सवाल है वो फिर गौण हो रहा है। ये देखिए फिर वही कि आज की डिबेट कौन जीतेगा उसी की तरफ जा रहे हैं। और मैं डिबेट करता ही नहीं हूं, मैं चर्चा करता हूं। मेरा सवाल अखिलेश बाबू, अभी भी जस का तस है। ये मुश्किल काल है ना, 4 लाख लोगों की मौत हो गई है। टीकाकरण पर अभी भी सिर्फ अटव्वल चल रही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आंकड़े दोनों तरफ से उछाले जा रहे हैं। राज्य सरकारें कुछ बताती हैं, केंद्र सरकार कुछ और करता है। अब सुन लीजिए, मैंने आपको बताया, और ये सत्य भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि जो केंद्र में है उसका काम है फेडरल स्ट्रक्चर को बना के रखना, सबका सम्मान और सबका सहयोग और सबका स्थान बना के रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जब टीका बनने शुरू हुए थे तो मोदी जी वैक्सीन गुरु हो गए थे, पूरे दुनिया में बांट दिया। आज टीका कब तक आएगा ये कौन बताएगा? ये केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी है। कहां से बनाएंगे, कब बनाएंगे, किससे लेंगे, किससे खरीदेंगे, क्या करेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि और कंपनियों को भी इजाजत दीजिए इस देश में, तो बीजेपी के मंत्री आके बोलने लगे राहुल गांधी दवा कंपनियों के लिए बिचवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बचिए कोरोना आ रहा है। लोग मंत्री बोलने लगे कि ये पैनिक क्रिएट करा रहा है आदमी। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब चीजें मत करिए, तो नमस्ते ट्रंप बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो इकोनॉमी है इसको इस तरह से डील करिए, लोगों से बात करिए। बताने लगे 21 दिन में हम कोरोना को जीत लेंगे। अभी 28 मई को बताया हम जीत चुके हैं, दुनिया में हम विजय पा चुके हैं। लोग हमसे कहते थे कि आप इंडिया सबसे वर्स्ट स्थिति होगी, लेकिन देखो हम जीत चुके हैं। अरे सबके क्या नहीं, स्वयं बन जान रहे हो। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया नवंबर में कि ऑक्सीजन की इस तरह से कमी होने वाली है, कोविड-2 आने वाला है, इससे अलर्ट होइए और इसकी व्यवस्था करिए। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करने लगे। कहां है इसमें फिर वही आरोप प्रत्यारोप है ना। आपका काम है, विपक्ष आरोप लगाएगा, पर सिर्फ आरोप में ही आज की राजनीति आईपीएल मैच सिर्फ आरोपों का मैच हो गया। अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले, अपना कंसेप्ट। मेरा बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट। अब बता रहा हूं, वो क्लियर इसलिए नहीं है। हम अगर किसी चीज को चेताते हैं, बताते हैं, आगाह करते हैं, कंसर्न को उठाते हैं, और उसे आप सिर्फ राजनीति भी है वो, लेकिन वो एक कंक्रीट पॉजिटिव अप्रोच की राजनीति है। हम कह रहे हैं कि भाई आगे खाइए, थोड़ा संभल के चलो, तुम गिर जा रहे हो, मान नहीं रहे हो, कर रहे हो, तुम साजिश किए हो। अरे हम तो आपको अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अभी भी बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, वैक्सीन गुरु जी, कि अभी सिर्फ 3% 4% लोगों को टीका लगा है। कब से टीकाकरण जनरल शुरू होगा? कब तक टीका सबको लग जाएगा? कभी टीका उत्सव मनाइए। कहां मनाए भाई? किस टीका के केंद्र पे जाकर उत्सव मनाए? आदरणीय मोदी जी बताते हैं। ठीक है अभय दुबे, एक मिनट अखिलेश बाबू, अभय दुबे मुझे एक चीज समझाइए। और ये सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं है, इसी के अंदर और बहुत सारे पेंच हैं केंद्र और राज्यों के बीच। जो ये हमारा संघीय ढांचा है ये तो तार तार हो रखा है। ऊपर से जो हमारी संस्थाएं हैं, चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि केंद्र सरकार के इशारों पर चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। ये भी एक शगल हो गया है, एक चलन हो गया है। सीबीआई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज हम सीबीआई का देखते हैं कि जी 4 मंत्रियों पर चार्जशीट कर देते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन बड़े कन्वीनियंटली शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल में थे अब बीजेपी के चेहरा हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, या मुकुल रॉय जो पहले ही आ गए थे, उनके नाम नदारद होते हैं उस चार्जशीट में। तो संस्थाएं भी संघीय ढांचे को सलामी दे रही हैं या उसे तार तार कर रही हैं? अभय दुबे, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। यहाँ से संपर्क टूट गया है असल में, इसको संपर्क। अच्छा, मैं अभी संपर्क ठीक कराता हूं।
अभी आ रही है आपको आवाज? क्या अचानक अभी आ रही है? क्या बंद हो गया? नहीं, अभी आ रही केसी है, त्यागी मेरी आप जवाब आवाज दीजिए सुन रही है? इसका। जी, ये बात सिर्फ केंद्र और राज्यों के बीच क्या नहीं सवाल रह था गई है, आपका या संदीप कोरोना या ये दवाई या ये ऑक्सीजन या टीके को लेकर नहीं, संस्थाओं का भी आप हाल देखिए। जिनको रक्षा करनी थी संघीय ढांचे की, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, तमाम हर चीज पर अब सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जद में हर संस्था आ गई है। जिनको रक्षा करनी थी संघीय ढांचे की, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, तमाम हर चीज पर अब सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जद में हर संस्था आ गई है। नहीं संदीप जी, मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि पुरानी बातें उठा रहे हैं। नहीं, उठाइए ना थोड़ी। ये सारे सवाल पहले आ चुके हैं। आपको गढ़वाल का चुनाव याद है? जब बहुगुणा जी चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव, वीपी सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, 5 राज्यों की फोर्स वहां पर पहुंच गई चुनाव कराने के लिए। और मैं सलाम करता हूं उस समय के इलेक्शन कमिश्नर को, उसने बीच में चुनाव रद्द कर दिया। ये हो चुका है। मेरे मित्र अखिलेश जी बहुत तर्क के साथ अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर चंद्रशेखर जी को जेल भेज दिया, इन्हीं की पार्टी के। दूसरा, आज जो ये आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर या मोदी जी पर, ये सारे तो स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री थी कमला जी गुजरात की, और उन्होंने रोज परेशान किया नरेंद्र मोदी को एज चीफ मिनिस्टर। और सुनो, मैं एक नई चीज आपको बताना चाहता हूं। 1990 में जनता दल का बहुमत आ गया बिहार की विधानसभा में, हमने लालू जी को मुख्यमंत्री चुन लिया। हमारी सरकार, हमारा गवर्नर 15 दिन तक लालू प्रसाद जी को ओथ नहीं दिलाई गवर्नर ने, क्योंकि गवर्नर हमारे ग्रुप का नहीं था विद इन जनता दल। तो मतलब पहले हुआ, तो ये सारी चीजें नहीं, पहले गड़े होती मुर्दे हैं। भी उखाड़ने चाहिए, पर पहले जो हुआ आप वो भी याद करो केसी त्यागी संदीप साहब, जी। उसके चलते आज जो हो रहा है उसको जायज ठहराया जाए क्या? मैं तो प्रारंभिक संबोधन में आपसे कह चुका कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी परिस्थितियों की कल्पना नहीं की थी जो आज घटित हो रहा है। मैं किसी एक पर नहीं आरोप लगा रहा, मैं निष्पक्ष होकर कहना चाहता हूं। आपातकाल की बात कर रहे थे मेरे मित्र की, सारी संस्थाएं होंगी। आपातकाल में क्या हो गया था अखिलेश जी? सिर्फ कुर्सी के लिए या सिद्धांतों के लिए या देश की रक्षा के लिए या भारत को महान बनाने के लिए नहीं। 12 जून को राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीती हैं। आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने भीड़ जुटानी शुरू कर दी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ये सारे, अखिलेश जी आप अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। और हम तो संदीप जी चाहते हैं जो सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की, उसमें तो यह भी है कि गवर्नर की पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका जो पास्ट है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। और आपके कितने मित्र बने हुए हैं राज्यपाल आजकल? दंडवत केसी त्यागी साहब, थोड़ा सा मजाक कर लेता हूं मैं। सरकारिया कमीशन को तो कहां फेंक दिया गया है? आपके कितने मित्र, राजनीतिक मित्र, आजकल राजभवन में बैठे हुए हैं। सरकारिया कमीशन को तो भूल गए, पुंछी कमीशन भी आया था तो 2007-8 में। कांग्रेस पार्टी की ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं। एनटीआर की सरकार बहुमत में है, एनटीआर की सरकार बहुमत में है, उसको रामलाल गिरा देते हैं, हम ट्रेन में बैठा के चलते हैं एमएलए, और वो आगरा मथुरा के पास ट्रेन रोक दी जाती है ताकि दिल्ली ना पहुंचे। गलत कह रहा हूं? जो राजधानी है, हाँ, वो रोक दी गई, रोक दी जाती है। हाँ, ना पहुंचे। तो ये काम तो हमारे यहाँ नहीं हो रहे ना। अच्छा, ये नहीं हो रहे, इसी पे तसल्ली कर लें। अबे दुबे, सवाल बड़ा सीधा है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं पूछ रहा हूं।
ये जो इंडियन पॉलिटिकल लीग चल रही है इस वक्त, इसमें आम आदमी का कोई भी फायदा है? रोज पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि जी कौन जीता कौन हारा ये तय करते रहो। बीजेपी के समर्थक कहेंगे अरे आज केजरीवाल को सही पेला, उसको बड़ा एक्सपोज किया। ममता बनर्जी तो उसका तो सारा प्रचंड प्रपंच उजागर कर दिया गया। विपक्ष के पक्षधर कहेंगे कि नहीं देखो केंद्र सरकार क्या कह रही है। पर दरअसल आम आदमी को क्या मिल रहा है इस मुश्किल वक्त में? संदीप जी, ना तो आपके सवाल में कोई रॉकेट साइंस है और न ही मेरे जवाब में रॉकेट साइंस है। मैं आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। हाँ, मेरे जवाब में कोई रॉकेट साइंस है। मेरा जवाब बिल्कुल सीधा सा है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी जब जब क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट करके पूरे देश में बिना किसी को कोई एल्बो रूम या गुंजाइश दिए बिना अपना वर्चस्व कायम करने की राजनीति करती है, तब ऐसी ही परिस्थिति बनती है। यही परिस्थिति इंदिरा गांधी ने बनाई थी और यही परिस्थिति नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। आप देखिए, आपने इसके दिनों से आप चुनावों को देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं। आपने सुना कि कोई पार्टी कहती हो कि हर प्रदेश में जाए हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। सीधी बात यह है कि जब उस प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बनेगी तो हजार हथकंडे अपनाकर जो सरकार विपक्ष की बनेगी उसको वो नहीं चलने देंगे। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बोलते रहिए। आप उनसे जाके पूछिए कि वहां पे क्या स्थिति है। पौंडीचेरी में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पे क्या स्थिति थी, आप ये सब बातें देख लीजिए। कहीं भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कहना है कि जहां हम चुनाव जीतते हैं वहां तो हम सरकार बनाते ही हैं और जहां हम चुनाव नहीं जीतते हैं वहां भी सरकार बनाते हैं और हमारी सरकार नहीं अगर चल पाती तो हम सरकार नहीं चलने देते हैं। ये सीधा सीधा सिद्धांत काम कर रहा है। जब ये सिद्धांत काम करेगा तो किसी भी तो ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में आम आदमी का हासिल क्या है? अबे दुबे, आम आदमी की कौन परवाह करता है संदीप जी? आप समझते हैं कि राजनीति आम आदमी की परवाह करने के लिए हो रही है? ये तो आप कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं और हमसे आप आम आदमी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपके जो आप नेताओं से अक्सर टीवी की स्क्रीन पर बात करते हैं, आज भी बात कर रहे हैं, पहले भी बात कर रहे हैं, कोई आम आदमी के बारे में बोलता है? आम आदमी की किसी को परवाह नहीं है। ये दलगत राजनीति है, दलों की गला काटू प्रतियोगिता है, उसके हिसाब से राजनीति होती है। आप पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल में एक जनता द्वारा चुना गया लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। केंद्र सरकार ने उसके मुकाबले एक नहीं दो मुख्यमंत्री नियुक्त कर रखे हैं। एक मुख्यमंत्री का नाम राज्यपाल जगदीप धनखड़ है और दूसरे मुख्यमंत्री का नाम शुभेंदु अधिकारी है। ये दोनों केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं, जबकि दोनों में से किसी को इस तरह का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को तो बिल्कुल नहीं है। अगर ममता बनर्जी वहां ठीक से सरकार नहीं चला रही है तो उसे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट लिख के देनी चाहिए ना। उसे विपक्ष के नेता के तौर पर प्रभावित किसी जहां झगड़ा हुआ उसका दौरा करना नहीं जाना चाहिए। ठीक है। आपके थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही है, आपका चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं अबे दुबे। अपराजिता, ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स एट इट्स वर्स्ट है। मतलब सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। मैं नहीं मानती हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं। देखिए, मैंने विशाल हृदय की बात कही थी, प्रमाण है हमारे पास। हम 77 सीट ला पाए पश्चिम बंगाल में, लेकिन किसी भी तरह की बुरी भावना पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति या पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रति हमारी नहीं हुई। हमने तुरंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 7 लाख किसानों को आप सिर्फ बंगाल पर फिक्सेटेड क्यों हैं आज? होगा सवाल झारखंड का भी है, दिल्ली का भी है, महाराष्ट्र का भी है, पूरे भारत का सवाल है। कंपेटिटिव पॉलिटिक्स पूरे देश में खेली जा रही है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूं कि कहीं भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई कोताही हो या हमारे व्यवहार में अगर कोई खराबी हो तो आप उसका उदाहरण दें। हम सारे राज्य सरकारों को साथ लेकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो हर रोज तो आंकड़े आते हैं ना, हर रोज बयान आते हैं जी हमें टीका नहीं मिल रहा, हमें कम टीका दिया जा रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब केंद्र से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे मोडर्ना फाइजर तो मना कर रहे हैं, केंद्र के थ्रू ही जाएगा। केंद्र कहता है राज्य अपना देख लें, फिर आंकड़े दिए जाते हैं हमने तो इतने टीके दिए, ये राज्य सरकार ऐसे झूठ बोल रही है। रोज का काम हो गया है ना ये। देखिए, ये 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की बात है।
आप सिर्फ नॉन एनडीए राज्य सरकारों के बारे में बातचीत न करें। जब ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है या वैक्सीन की सप्लाई होनी है तो सबके लिए होनी है, और इतनी बड़ी आपदा आई है तो हम एक पर एक करके समाधान खोज रहे हैं और सारे मुख्यमंत्रियों को लेकर समाधान कर रहे हैं। अखिलेश बाबू, क्या सब साथ मिलकर चलेंगे? हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद करेंगे या वो गाना गाएंगे हम कि नहीं कि हम साथ साथ हैं? देखिए पूरा विपक्ष साथ है, लेकिन स्वीकार करें केंद्र आदरणीय मोदी जी, तब सिर्फ परेशानी इसी बात की है। वो चाहते हैं सिर्फ बीजेपी रहे, सिर्फ भाजपा रहे, सब बोलते भी हैं कांग्रेस मुक्त भारत। सारे कांग्रेस के लोगों को अपने पार्टी में लेकर के बनाते हैं। अभी बड़े ज्ञान दे रहे थे हमारे त्यागी जी, हम किसी चीज को फिर जस्टिफाई नहीं करेंगे, चाहे इमरजेंसी हो चाहे जो 20 सेकंड में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के लिए खेद भी व्यक्त किया। कभी गोधरा के लिए खेद व्यक्त किया क्या? उसे गौरवान्वित बताया जाता है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। अगर गलतियां हुई हैं तो हम उसे स्वीकारते हैं, मानते हैं, सर माथे लगाते हैं, उस पर गर्व नहीं करते हैं। जो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित में नहीं है उस पर गर्वान्वित नहीं होते हैं। आज की तारीख पर आरोप प्रत्यारोप से क्या समस्याएं हल होंगी? जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, फिर से पूरी राजनीतिक जमात, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 भाग 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। साथ साथ मिलकर काम करेंगे, गट्ठड़ की तरह काम करेंगे तो मजबूत रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो तोड़ भी दिए जाएंगे। ये हमें याद रखना होगा। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।